बीजेपी सरकार कहती है कि ये नया कश्मीर है, उस पे काफी डिबेट है। उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं इस पे जो है उनकी बात ज्यादा मान नहीं रहे। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये नया इलेक्शन है। पहला फेज हो चुका है और काफी अच्छी वोटिंग परसेंटेज है। खासकर अगर दक्षिणी कश्मीर की बात करें, जो कि एक बाइकआउट जोन रहता था, इस बार लोग जो है बाहर आए हैं और शायद अपने वोट की अहमियत जान चुके हैं। आज तक चौपाल के इस स्पेशल एपिसोड में जम्मू कश्मीर से आपका स्वागत है। मेरे साथ 5 खास मेहमान, अलग अलग शेड्स ऑफ ओपिनियन जिसको आप कहेंगे, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पार्टीज से हैं। लेकिन शायद एक बात मैं इनकी तरफ से कह सकता हूं कि सभी चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है अमन के रास्ते पे चले, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए इलेक्शंस के बाद, और जम्मू कश्मीर जो है देश के बाकी हिस्सों की तरह जो है आगे बढ़े वायलेंस के बगैर, और यहाँ के लोग जो है अमन चैन में रहे। पहले मैं अपने गेस्ट से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पारवा, जो कि इंडिपेंडेंट है, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बड़गाम की है, वहां से जो है चुनावी उखाड़े में उतरे हैं। पहली बार जो है इनकी कोशिश है कि इलेक्शन का हिस्सा बने, लेकिन इनकी विचारधारा ये है कि ये सर्विस करना चाहते हैं। जीत हार तो लगी रहेगी, लेकिन समाज की जो है सेवा करना चाहते हैं। उनके जो है राइट साइड में है सैफुल्ला साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और ये भी जो है इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर की। और मेरे साथ मेरे जो यंग दोस्त बीजेपी के युवा नेता हैं और जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हेड करते हैं। उनके साथ जो है पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, श्रीनगर में जो है काफी इन्होंने काम किया है, और उनके साथ एक और हमारे जो है युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हुए, और एक चेंज है क्योंकि कॉमरेड हैं। कश्मीर में आपको ज्यादा कॉमरेड नहीं मिलेंगे। सीपीआईएम की विचारधारा है, जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो बात हमारी यही रहेगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा जो है आपस में हम ना लड़ें, और खासकर ये लोग आपस में ना लड़े, बल्कि विजन अपना बताएं, अपनी बात बताएं कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे, इलेक्शन से क्या फायदा होगा। सबसे पहले पारवा डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। पहले ये बताइए कि आप बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, आप भी माइग्रेट हुए थे, शायद आप भी यहां से गए थे। जी जी जी, तो वहां से आप वापस आए, आप बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले बताइए सोच क्या है आपकी, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं कश्मीर को, पहले तो बचपन मेरा यहीं गुजरा है, मेरी पैदाइश और बचपन यहीं गुजरा है, और क्लोजली माइग्रेशन से लेकर अब तक मैं कश्मीर को ऑब्जर्व करते आ रहा हूं, और 2010 के बाद तो पर्सनली आना जाना कश्मीर में लगा रहा। हमेशा रिग्रेट होता था कि कश्मीर, कहते हैं ना स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो वो तो ठीक है, लेकिन व्हाई नॉट स्विट्जरलैंड इटसेल्फ। तो ये चीज मेरे दिमाग में, पॉलिटिकल क्रिटिक भी थोड़ा सा रहा हूं मैं। फिर मुझे लगा कि ये सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। किसी पे कटाक्ष करना या किसी पे कमेंट करना कोई मतलब नहीं, उस चीज से कोई समाधान नहीं। तो समाधान की जब बात करते हैं, फिर मैंने सोचा कि अगर मुझ में इतना जोश है, इस सरजमी से इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो मुझे खुद ही आना चाहिए। अगर मैंडेट मिलता है और ऊपर वाला ने चाहा मैं जीत के आता हूं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर लूंगा मैं कि सब ये देखो, ये मैं बोलता था और ये मैंने कर दिया। तो किसी पार्टी से आपने लड़ने का या किसी पार्टी को अप्रोच आपने नहीं किया, आपने इंडिपेंडेंट ही क्यों सोचा? पहला तो ये कि मेरा ये जो डिसीजन था, 5 तारीख को नॉमिनेशन भरी, उससे 20 दिन पहले हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अचानक अकस्मात आ गया कि करना चाहिए, और किसी पार्टी को अप्रोच करने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन से मैंने बात की थी, सब ऐसे ऐसे है, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो चूंकि दिग्गज नेता है, हो सकता मैं उनको छोटा सा आदमी दिखा, तो दैट्स ओके। फिर वक्त निकले जा रहा था और मैंने कहा कि नहीं, करना है तो इंडिपेंडेंट लड़ना है। आप कश्मीरी जो है पंडित समुदाय से बिलोंग करते हैं, कई सारा उसमें जो है पॉलिटिक्स भी रहा है। आप भी मानेंगे कि उनको वापस लाने की जो बात है, भाजपा ने काफी उस पर जो है कि उनका इलेक्शन का जो एक मैनिफेस्टो में भी था कि कश्मीरी पंडित्स को वापस बसाएंगे। आपको लगता है कि उसमें कामयाबी मिली है, रखना पड़ा है? और क्या जो कश्मीरी पंडित इस वक्त, कई सारे, आप ही नहीं है, अभी दक्षिणी कश्मीर में भी कुछ लोग हैं, कई सारे लोग हैं, तो कितना हेल्दी ये बात है, और क्या इससे मदद मिलेगी? उनकी जो वापस आने की बात है, एक माहौल बनेगा?
आपको मैं ईमान से बता दूं, मुझे कभी भी उनके यहां आने के लिए माहौल ठीक नहीं है ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी 2010 से घूम रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। माहौल देखिए, कश्मीरी पंडित खुद बना सकता है। अब कोई मुझे बताए कि मैं आपको वापस ले जाऊंगा, आई एम नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी, कि साबुन की टिकिया थोड़ी हूं मैं कि कोई उठा के आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ही ज्यादा इस पे हो रहा है, राजनीति खेली जा रही है। ये डायलॉग जो है ना, मैंने 2 साल पहले भी एक इलेक्शन में लिखा था कि कश्मीरी पंडित को बेचने का मार्केट फिर से खुल गया। और प्रॉब्लम यह है कि हम कश्मीरियों की प्रॉब्लम, मैं नॉर्मली पंडित और मुस्लिम में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करता, मुझे ये रेसिस्ट स्टेटमेंट लगता है, वी आर कश्मीरीज, दैट्स मोर देन एनफ फॉर अस। प्रॉब्लम ये है दैट वी डोंट रिएक्ट टू दैट स्टफ। तेरे को वापस ले जाऊंगा, कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस बसाएंगे, बसाओ ना भैया। जी बिल्कुल, ये जो इस पॉइंट पे मैं सईद सलमान के पास आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ ये पॉइंट है कि एक कमोडिटी बन गया है कश्मीरी पंडित, एक पॉलिटिकल कमोडिटी की, उसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस में या मैनिफेस्टोज का हिस्सा बनता है, लेकिन कोई भी इंटेंट से जो है, ऑनेस्ट इंटेंट से उनको जो है यहाँ नहीं लाता है। तो आप ये बताइए कि ये जो ये कह रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इनका किसी पार्टी के साथ नहीं, एक जो है बेसिक सेंटिमेंट कश्मीरी पंडित्स का आपके सामने है, तो कैसे आप देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि सच में एक जो है पॉलिटिकल कमोडिटी बना दिया है कश्मीरी पंडित्स को कि जब मर्जी है यूज कर लो, उसके बाद भूल जाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी स्टेट के लिए कि जो उसके सारे बाशिंदे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट, रिलीजन, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एस्टैब्लिश की जाए, उनके लिए एक स्पेस दी जाए जहां वो डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए, चाहे फिर वो राइट फ्रॉम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या पार्लियामेंटेरियन हो। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो था कि एनवायरमेंट क्रिएट करना जहां सबकी स्पेस हो, चाहे फिर वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो। और हमारी पार्टी ने वो 2019 के बाद बखूबी किया है, चाहे वो पथराव खत्म करना हो या मैग्नीट्यूड ऑफ टेररिज्म या सिविलियन किलिंग या टारगेट किलिंग, उसमें तो कोई शक नहीं है, हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन वो बेहतरी जो है, फायदा मिला है कश्मीरी पंडित, क्योंकि आप भी मानेंगे उस तरीके से वापस आप नहीं ला पाए हैं, कोई आया नहीं है वापस। जो पीएम पैकेज वाले हैं वो भी काफी डर गए थे जब वो अटैक्स हुए थे, वापस जाना चाहते थे। तो आप कहीं सेटिस्फाइड हैं क्या जो आपने कोशिश किया है? आपको लगता है अभी बहुत मंजिलें अभी हासिल करनी है इनको वापस लाने के लिए? देखिए, 370 को हटाना वो नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना था। 370 को हटाना वो एक ऐसा माइलस्टोन था कि जिसको हमने अचीव किया विद नो ऑलमोस्ट नो किलिंग्स, विद ऑलमोस्ट नो ब्लड शेड। तो वो इसी वजह से था कि हर स्पेस और हर सोसाइटी और हर समाज की हमारी स्टेट में इक्वल स्पेस होनी चाहिए, उनकी जान महफूज होनी चाहिए, उनका माल महफूज होना चाहिए। हमने हमारी दौरे हुकूमत में हमने कश्मीरी पंडितों के राइट्स को सेफ गार्ड किया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, नुमाइंदा बनना चाहते हैं और असेंबली में अपने आप को ओपिनिएट करना चाहते हैं। तो है ना यहाँ पर हमारे साथ वो है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमें कमोडिटी से जो है बाहर निकालिए, हम भी इंसान हैं, और बताइए कि अगर आप वापस यहाँ ला सकते हैं तो बताइए, लेकिन उसको जो है पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी ऑफ अवर स्टेट। और उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कोई कमोडिटी नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज दे आर ह्यूमन लाइव्स एंड इक्वली एज गुड एज एनी अदर सिटीजन ऑफ द इंडिया। सो माई थिंग इज के what is their opinion, what is their actual grievances, how they are feeling like they cannot come back here, do they feel a better environment post 2019 or they want an environment which was pre 2019? इनको चाहिए क्या कि ऐसा ये कुछ डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे। आई बिलीव कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो कश्मीरी पंडितों के साथ एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर डायनामिक्स के साथ नहीं आ पाई उनके प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस को और ऑब्स्टैकल्स को टैकल करने के लिए। और जो हमने पोस्ट 2019 किया है वो इनके लिए बेटर एनवायरनमेंट है या ये इनके लिए बेटर एनवायरनमेंट, दे कैन टेल यू बेटर। तौसीफ साहब, आप ये बताइए कि आप बीजेपी के साथ रहे, 2-3 साल आप रहे, हम उसमें नहीं जाएंगे कि सही था गलत था, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो चुका है, लेकिन इस वक्त उसका कितना फॉल आउट पीडीपी महसूस कर रही है इन इलेक्शंस में? क्योंकि आप भी मानेंगे कि वो पार्टी पीडीपी नहीं है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस वक्त एक सीरियस पॉलिटिकल फोर्स है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है इन असेंबली इलेक्शंस में? देखिए फरीद साहब, मैं ये आपसे बता दूं कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा, जैसे आप पीडीपी की बात कर रहे हैं तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स भी दिमाग में रखने पड़ेंगे
कि जो अभी जो हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा का साउथ से जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, जो अपने पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें वी हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली 9% वोट्स। 9% स्टेट के अंदर जो वोट्स हमने लिए हैं, जो हमने, तो वो 9 को अगर हम देखें तो हमने सिर्फ कश्मीर से 3 कैंडिडेट्स अपने फील्ड किए हुए थे, तो वो 9 को अगर डबल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप 20% पे आ रहे हैं। तो जो हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने साउथ में जो जितने वोट्स लिए थे वो अप्रोक्सीमेटली 22-23% के करीब था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22-23% लिया था, और कांग्रेस जो उनके अलायंस में है उसने 22-23% लिया था। तो हम एक सिंगल हैंडेडली 2 पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे थे। सो मैंडेट अगर कहे तो लोगों का एग्जैक्टली वही मैंडेट हमारे पास है जो आपकी यहाँ पर जो स्ट्रांग नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी दिख रही है, या जो भी रीजनल पार्टीज यहाँ पे पिछले 40 देखिए, ये मानना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70 साल की 80 साल की पार्टी है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है, तो अगर देखें तो 100 साल भी हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो हमारी पार्टी जो बनी है वो 1999 में बनी है। ये बताइए कि आज जब आप पीछे देखते हैं, आपको लगता है कि वो जो आपने नहीं, ब्लंडर नहीं था, ब्लंडर नहीं था, सुसाइड था? नहीं, वो सुसाइड नहीं था। बेसिकली हम ये चाहते थे कि जो उनका एजेंडा था, वो तो आपको पहले से पता है कि वो जब से बीजेपी बनी है तब से एजेंडा था कि 370 यहां से हटाना हमने। तो वो चीज एक, जैसे मुफ्ती साहब का जो हमारे सरबराह थे मुफ्ती सईद साहब, उनका ये मानना था कि जैसे ही बीजेपी हुकूमत में आएगी वो शुरुआत करेगी 370 के हटने का या हटवाने का, या कोई तरीका वैसा इख्तियार करेगी। एक चीज आपसे तो वो चीज को 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने, वो चीज को बचाने के लिए, वो चीज को बचाने के लिए, जबकि वो चीज को बचाने के लिए जो हमने जो अपना कॉमन बिजनेस प्रोग्राम जो बना था, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसकी छठी लाइन पे लिखा हुआ था कि आप 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। सो जब तक हम उनके साथ गवर्नमेंट में थे, जब तक हमारा अलायंस था, जब तक गवर्नमेंट चल रही थी, तब तक वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। जहां उन्होंने बहुत कोशिश की थी इसको 370 को हटाने के लिए, बीजेपी के पास गवर्नमेंट बनाने के और भी ऑप्शंस थे। जैसे अभी मीडिया में पिछली बार आया, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में से जो निकले हैं, जो भी बीजेपी में गए हैं, वो अपने रविंदर राणा, शायद अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, तो जैसे उन्होंने बोला था, रविंदर राणा, दविंदर राणा, सॉरी दविंदर राणा जी, तो जैसे उन्होंने बोला था कि वो बीजेपी के पास बेगिंग बाउल लेकर गए थे कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट बनाइए, तो फिर भी बीजेपी हमारे ही दरवाजे पर 2 महीने वेट किया उसने, क्योंकि ये मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था कि 370 को ना हटाएं। नहीं, खैर आप तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी थे, आपकी 28 सीटें थी। बेशक सिंगल। अब हम अपने जो है कॉमरेड दोस्त के पास जाएंगे, युवा है, इनसे मैं बात करता हूं तो काफी जो एक जज्बा है इनके में चेंज का। तो आप ये बताइए कि जो सीपीआईएम है या मार्क्सिज्म है, जगह है उसके लिए कश्मीर में, और जो ये इलेक्शन हो रहे हैं अभी, अपने आप को आप लोग कभी कुलगाम से बाहर क्यों नहीं ला पाए? देखिए फरीद साहब, इस बार लड़ाई ये है कि लड़ाई हम सब की है। लड़ाई जम्मू के डोगरे की है, लड़ाई कश्मीरी पंडित की है, लड़ाई कश्मीरी मुसलमान की है, लड़ाई सिखों की है, लड़ाई हम सब की है। लड़ाई आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर की। जो 5 अगस्त 2019 को स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि छल्ला किया गया पूरे इस रियासत को, इस खूबसूरत रियासत को, जहाँ पे डाइवर्सिटी थी, जहाँ पे लद्दाख का बौद्ध, जम्मू का डोगरा और कश्मीर का मुसलमान एक साथ मिलकर हम सब काम करते थे। ये लड़ाई है आज हम सब की। तो इस वजूहात में इंडिया अलायंस को बरकरार रखने के लिए हमने कुर्बानी दी और हमने कहा कि नहीं, आज लड़ाई है पहचान की, आज लड़ाई है आइडियोलॉजी की, आज लड़ाई है उन सब से जो मजहबी रिवायत में कभी कहा करते थे कि उंगली काटी तो आप ये बोल रहे हो इस जाएगी, इलेक्शन में ही बहुत बड़ा मुद्दा है 370 लड़ाई है। ये पहचान है हमारी, इस हमारी शहरक है। सबसे पहले स्टेटहुड वापस लाना है, बहाल करना है स्टेटहुड को। उसके बाद जो 5 अगस्त को एक खेल खेला गया, कब्रिस्तान बनाया गया, सड़कों को वीरान करके सरहद बनाया गया, ये लड़ाई उस सब की है। ये लड़ाई हम सब की है, कश्मीरी पंडित की। और कश्मीर फाइल्स बनाकर या रील्स फेसबुक पर चढ़ाकर इससे कोई बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव अगर लाना है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, अपनी पहचान बचाने के लिए, अपनी सोच बचाने के लिए, कश्मीरियत बचाने के लिए। लेकिन रियलिस्टिकली देखिए, एक होता है कि आप जो है यू पैंडर टू दी मतलब पीपल, द वोटर, और दूसरी होती है रियलिज्म ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 370 जो है एक किस्म से वो फाइल क्लोज कर दी है, और कांग्रेस भी स्टेटहुड बोल रही है, वो नहीं कह रही है, सीपीआईएम इंडिया अलायंस का हिस्सा है।
तो आप लोग रियलिज्म क्यों नहीं देख रहे? आप क्यों लोगों को जो है ख्वाब दिखाना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूंगा कि हर किसी चीज में एक नया कॉज होता है। कल को जब असेंबली बनेगी, यहाँ के नुमाइंदे चुनेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कल शायद यहाँ के लोगों को, यहाँ के वकला हजरात को या यहाँ की सियासी जमातों को लगे वो दोबारा जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, शायद बहाली हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि जो एक तरफा फैसला किया गया 5 अगस्त 2019 को वो कबूल किया लोगों ने। चलिए, जी जी, आप जी पहले उन्होंने बात नहीं की, आपके पास मैं आऊंगा, आप माइक दे दीजिए प्लीज। जी सैफुल्लाह साहब, आपसे मैं सवाल, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा यही था कि आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप जो है आपने सारे दौर देख लिए हैं और आप फर्स्ट हैंड देख चुके हैं। आप मिलिटेंसी के साथ भी थे शायद, जी, उसके बाद आप पाकिस्तान में थे, आपने शादी शायद पाकिस्तान में की है। अच्छा, आपकी शादी, अच्छा यहीं पे की। तो ये बताइए कि वो दौर 90s का, बंदूक भी आपने देखी, बाकी दौर उसका थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या कश्मीर ने देखा है और आपका फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस क्या था, कितना गलत था आपका वो फैसला और आज आपने आपको कहां देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आपको पता होगा 86 के अंदर यहाँ एक इलेक्शन हुआ था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, जिसके अंदर जमात इस्लामी पार्टिसिपेट कर रही थी एज ए MUF, ठीक है ना। उसके अंदर सैयद सलाउद्दीन, जिनका नाम मौलवी यूसुफ शाह है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उस टाइम मैं उनका पोलिंग एजेंट रहा हूँ। हमें 4 बजे तक तो यही पता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। ओके, लेकिन 1987 की बात नहीं, मैं 1986 की बात कर रहा हूं। 86, जी हाँ, ओके। उस 86 वो ऐसा मनहूस साल था जिस उस मनहूस साल ने हमारा सारा कुछ तबाह करके रख दिया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उस 86 के अंदर जब 4 बजे तक तो हमें ये पता था कि MUF जो है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है, ये सीटें जीत रही है। कोई इतना तूफान नहीं था, 1-2 सीटें जीत रहे थे हम। लेकिन 4 बजे अचानक ऐलान होता है कि आप लोग हार गए। ये कौन से इलेक्शन थे 86? ये असेंबली के इलेक्शन। जी हाँ। बट आई थिंक वो 87 में थे, 86-87 ऐसे ही था। 87 में, हाँ, 86-87 ऐसे ही था। देखिए, उसके जब हम हार गए उसके फौरन बाद गवर्नमेंट। आप भी MUF का हिस्सा थे? जी हाँ, मैं भी जमात इस्लामिया का हिस्सा था। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि वो एक बेसिस बना था, जो बाद में गन वायलेंस शुरू हुआ और जो एक पाकिस्तान जिसको आप कहेंगे कि बंदूक तो लटकी हुई थी, जैसे ही डिसग्रंटल्ड हुए यहाँ के यूथ तो उन्होंने वो बंदूक उठा ली। तो आप भी मानते हैं कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वो एक गवर्नमेंट का, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट में था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उस माहौल को दोबारा से आप क्रिएट ना करें। जो आप 87 के अंदर कर चुके हैं ना, उसको आप दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो माहौल दोहरा सकता है? हाँ, मैं आ रहा हूँ भाईजान, उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, यूसुफ शाह जो आज पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अगर आपने यूसुफ शाह को उस दिन इलेक्शन जीतने दिया होता तो आज वो भारत माता की जय कर रहे होते यहाँ बैठकर, और ना वो पाकिस्तान की बात करते, ना हिंदुस्तान की बात करते। हमने अपने कब्रिस्तान भरवा दिए सारे। हमारे हुर्रियत के लीडर भी ऐसे ही, हमारे मेड सिटी के लीडर भी ऐसे ही। हम चाहते हैं कि बदलाव आए और एक ऐसा बदलाव आए, एक ऐसा फेस, ऐसा चेहरा आए जो कश्मीरियों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाए। कश्मीरियों के जख्मों से आज भी खून रिस रहा है। हमारे बच्चों के सर पर तलवार लटक रही है। हम चाहते हैं कि उस तलवार को काटकर हम अमन और खुशहाली की तरफ जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ना कि ड्रग एडिक्ट बने, ना कि वो बंदूक उठाने वाला बने। तो जो इलेक्शन प्रोसेस इस वक्त चल रही है, मतलब मुझे लगता है 8 या पिछले 30 साल में बाइकआउट ही रहता था। इस बार जो ये चेंज हुआ है, जो वोट लोग डाल रहे हैं, खासकर दक्षिणी कश्मीर में कितनी सारी वोटिंग हुई है, ये क्या चेंज आपको लगता है? आपको लगता है कि लोग जो हैं ये पिछले 10 साल की बात है, 30 साल की बात है, या खासकर जो 370 हटा उसके बाद ये चेंज आया है लोगों में, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 370 को तो आप साइड में रहने दीजिए, ठीक है ना। लोगों की एक सोच बनी है। लोगों को ये पता चला है कि बंदूक और वायलेंस से हमारा कुछ हासिल नहीं होगा, हमारे बच्चे ही कब्रों के अंदर जाएंगे। आप 4 मैगजीन और 1 कलेशनकोव लेकर भारत की सेनाओं को हराने के लिए निकले, नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते। आपके लिए बेहतर और अफजल है आप अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जिन्होंने भारत के साथ इलाहा किया।
आप समझ रहे हैं ना, वो जो हमारा दुश्मन पार बैठा है वो हमसे जीत नहीं सकता। मैं किसी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जवान पढ़ लिख कर एक आला तालीम हासिल करे और एक ऐसे मुकाम पर जाए जहां पर उसको देखकर मुझे फख्र महसूस हो, न कि वो बंदूक उठाए। ये सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आपका कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं है। यहाँ हमेशा ये बात रहती, जैसे इन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो ये फसाद है यहाँ के अपने लोगों ने ही बोया था तब 87 में। हालांकि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स फिर आ गए, लेकिन जो वो रिग्ड इलेक्शन थे और तब से लेके आज तक आपको लगता है कि आज जो है बदल गए हालात, कम से कम इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर है। लेकिन उस वक्त की चीज को आप कैसे देखते हैं, जो वो एनसी और जो कांग्रेस का अकॉर्ड हुआ और फिर जो एक काफी इनफेमस इलेक्शन थे जिसको सब कहते हैं कि उसके बाद जो है कश्मीर के हालात खराब हुए? मुझे याद है मैं उस समय छोटा था और मेरे फादर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जी। उस समय राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ था और मेरे फादर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, और जब वो वापस आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रहा। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन ये चीज मुझे याद है, उन्होंने कहा है तुम्हारा सवाल ही गलत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एमयूएफ आ रहा है। मैं ये कहता हूं कि उस जैसे दिमाग को जिसने एमयूएफ का इलेक्शन एक्चुअली स्वीप करवाया था, वो हमारा कितना बड़ा एसेट था आज की तारीख में मुश्किल। लेकिन उसके बाद जो है तबाही का रास्ता चुनना भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और भी तरीके थे प्रोटेस्ट के, हालात बदलते, हवा बदलती, लेकिन जो वो उस वक्त बंदूक उठाए, आपको नहीं लगता कि वो तरीका गलत था? और उसके बाद जो है इतनी तबाही, इतने कब्रिस्तान, जैसे उन्होंने कहा कि वो बदल सकती थी, वो बात ने मतलब रोक सकते थे उसको। तो इसका मैं बता दूं आपको, देखिए एग्रेशन आदमी तभी शुरू करता है जब उसके विकल्प खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं इस समय इलेक्शन में आया हूं, कुछ करना चाहता हूं, तो मैं इलेक्शन में ही आके क्यों आना चाहता हूं? क्योंकि दिस वे यू गेट दैट लेवरेज दैट यू कैन डू समथिंग, है ना। तो उस समय की परिस्थिति शायद ऐसी थी, उनको वो रास्ता चुनना पड़ा। वो गलत था डेफिनेटली, जिससे डिस्ट्रक्शन कश्मीरी की हुई। जी शुक्रिया। सलमान, आपसे पूछूंगा क्योंकि हाँ जी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि उस टाइम वायलेंस का रास्ता सही नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे शातिर लोग थे जिन्होंने मेरे जैसे 17 साल के या दूसरे जैसे 16 साल के बच्चे को इस्तेमाल करके अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बना लिया। आप समझ सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे शबीर शाह है, जैसे बाकी ये आसिया इंद्राबी है, जैसे गिलानी साहब है, जैसे बाकी लोग हैं। इन्होंने हमारी कुर्बानियों को बेचकर अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बना लिया। आप देखें, मैं आपके मंच पर आज खुलकर बात कहूंगा, आज मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूँ। मैं इसी माँ का बेटा हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो आपको दरगुजर करना चाहिए। मुझे आपको मेरे बच्चों का पासपोर्ट मुझे प्रोवाइड करना चाहिए, आपको मेरे बच्चों की वेरिफिकेशन मुझे क्लियर करनी चाहिए। देखिए, एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीते पीते उसके सीने को काट लेता है, तो आप वो माँ बच्चे को उठाकर खिड़की से बाहर नहीं फेंकती, बल्कि अपना दूध साफ करके उसको फिर से दूध पिलाती है। मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं इस देश का बच्चा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी जो मतलब पिछले 5-6 साल से काफी ज्यादा सख्त हुए हैं, स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, पासपोर्ट नहीं मिल रहे, वेरिफिकेशंस नहीं हो रही, और किसी की सजा जो है कलेक्टिव पनिशमेंट मत कीजिए आप, जिसकी सजा उसी को देखिए, हमारे लम्हों ने खता की है, हमारी सदियों को सजा मत दीजिए आप। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, और अगर मैं इंशाल्लाह जीत कर आता हूं तो मैं आपके सामने आप सबकी वसातत से कहना चाहता हूं कि मैं हर उस जख्म पर मरहम लगाऊंगा जिस जख्म से खून आप वहीं से शुरू करेंगे और हम सलमान से पूछेंगे। सलमान, बीजेपी इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट एक उठाया है, लोग भी ये कहते हैं कि काफी स्ट्रिंजेंट होंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन के, एक कलेक्टिव जो है पनिशमेंट का डॉक्ट्राइन है, जहां अगर आपकी गलती नहीं है, आपके किसी दूर रिश्तेदार की गलती है, तो आपको जो है उसका खमियाजा उठाना पड़ता है। इसको बदलने के लिए आपको लगता है, क्योंकि आप युवा नेता हैं बीजेपी के, आपके लिए भी आसान नहीं हुआ होगा यहाँ बीजेपी को करना, क्योंकि जो एक सेंटिमेंट बना है इस वजह से, तो आपको लगता है इसमें बदलाव आने की गुंजाइश है? कर सकते हैं बदलाव? वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप बहुत फिल्टर करते हैं, वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप एक 3 टायर सिस्टम या 7 टायर सिस्टम पे चलाते हैं, तो उससे क्या होता है? मैं ये पॉइंट ऐड कर लूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो ये भी शायद एक जो है वेंट बन के जो है वोट के जरिए निकले, क्योंकि ये बात काफी जो है लोगों में है। देखिए, आज ये यहाँ पे आपके सामने जब आए हैं और एक इस माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस माहौल में पुराने टाइम के माहौल में या प्री 2019
गोलियां चलती थी, बम्बार्डिंग होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस को हमने टाइटन किया है, वो इस वजह से टाइटन किया गया है ताकि माहौल बने, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, जिस एनवायरनमेंट में ये इलेक्शन लड़ सके, जिस एनवायरनमेंट में मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट कर सकूं, जिस एनवायरनमेंट में आप एक अनबायस रिपोर्टिंग कर सके या जर्नलिज्म कर सके। ये सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए। जो एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हमारे स्टेट की सिक्योरिटी देखती है, हमारे स्टेट की whether it is external security, whether it is internal security, whether it is a police force, whether it is a intelligence तो force, आप ये कह रहे हैं मजबूरी है, ये मजबूरी है, हालात की मजबूरी है। once again ये हालात की मजबूरी है। So that is the reason we have tightened the security forces in case there is something to be reformed. Let's say कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के पासपोर्ट है, बाकी चीजें, that is something to look on, that is a matter we should pull up in the discussions, we should pull up in wherever we get a chance as a representative of people, as I say कि this state, I am working in this state for myself only. I'm working for, I want a better state and a better society. Then I am working for my family, then I am working for the people. So मुझे एक better state चाहिए, एक better society चाहिए, तब जाके मैं चलिए अब इसमें से हम वापस जो है पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है। बीजेपी कश्मीर में आपको लगता है कमल खिल पाएगा? प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो जो एक स्ट्रैटेजी थी जो हम देख रहे थे 5-6 साल से, की जो एलाइज बनाने की कोशिश थी, कई लोग उसको एबीसीडी कहते हैं, पीडीपी वाले भी कहते हैं एबीसीडी, एबीसीडी। अब हम खुल के भी बोलेंगे, जैसे अपनी पार्टी है या सजाद लोन है, उन पे ये बात होती थी कि उनके थ्रू जो है कश्मीर फुटहोल्ड बनाना चाहते हैं। आपको लगता है वो स्ट्रैटेजी जो है आज के दिन में फेल हो चुकी है? बीजेपी को जो है खुद अपने बलबूते पे कश्मीर में ज्यादा काम करना चाहिए था, न कि एबीसी पे जो है निर्भर रहना चाहिए था? एबीसी पहले तो हमारे पार्ट है नहीं, बीजेपी का पार्ट सिर्फ बीजेपी है। एबीसी आप कहते हैं, आप इन बेसिस पे कहते हैं कि जी कोई आदमी कहता है प्राइम मिनिस्टर मेरा भाई है तो वो हमारा कोई अलायंस पार्टनर हो गया। नहीं, उसका भाई है। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर मेरा रिलेटिव है, कल को आप कहेंगे नहीं जी आप भी अलायंस पार्टनर है। कल को पीडीपी वाला कहेगा जी कोई बीजेपी वाला मेरा रिलेटिव है, आप कहेंगे नहीं जी ये भी इसका अलायंस पार्टनर है। आप इस आधार पे कहते हैं कि जो हमारे अल्ताफ साहब अगर कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए तो हमारे पास हमारे लिए जो भी पॉलिटिकल वर्कर है, हमारी गवर्नमेंट का ऐसा निजाम है, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है जिसकी कोई भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो जाके प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, किसी से भी जाके मिल सकता है। उन बेसिस पे आप उसको हमारे अलायंस पार्टनर क्यों कहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वजीर आजम खाली बीजेपी के नहीं है, वजीर आजम पीडीपी के भी है, इनके भी खुद अपने बेसिस पे तो खुद ही तो कर रही है। जब लोकसभा में कोई कैंडिडेट उठा नहीं, हमारा देखिए जब हमारा, हम क्यों फिडल अराउंड करें जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लोकसभा के लिए तैयार ही नहीं थी, बिकॉज हम क्वाइट नए हैं। हमारे जो स्ट्रक्चर है वो 10-12 साल पुराना स्टार्ट हुआ है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन काम करना। एक वो हो गया। दूसरा आपके अभी हमने असेंबली के जो किए हैं 19 कैंडिडेट्स को जो हमने लड़वाया है चुनाव में, वो क्यों लड़वाया है? क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ वहां पे अच्छी थी, एक अच्छे मार्जिन से हम जीत सकते थे, एक अच्छी लीड हम बना पा सकते थे, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते थे। तो तब जाके फिडल अराउंड करने का कोई मतलब नहीं है। यू डोंट हैव एनी बेसिस। आज पीडीपी ने आई बिलीव अराउंड कितने कैंडिडेट्स आपके हैं? 90 कैंडिडेट्स है। 90 कैंडिडेट्स में इनके 3 भी नहीं जीत रहे हैं। तो इट्स जस्ट फिडलिंग अराउंड। फिडल अराउंड करने के लिए हम अपने उसमें बिलीव नहीं करते। फिडल अराउंड करने में हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। और एक और चीज फरीद साहब, ये डिबेट बहुत इनकम्प्लीट है, बिकॉज मैं इन सब की कोई खता नहीं मानता। एक चले पीडीपी को छोड़ के मैं इन सब की, या सीपीएम है या बाकी है, इनको छोड़ के मैं कोई खता नहीं मानता पीडीपी। और दूसरा पक्ष आपको रखना जरूरी था जो एनसी का था। जैसे ये सारा डिबेट जो है वो 87 को लेकर घुमा है, तो 87 वॉज अ बिग ब्लंडर। 87 was a big thing, it was a big crime। उसकी अकाउंटेबिलिटी आज भी उन लोगों को नहीं मिली है, उसकी सजा आज भी उन लोगों को नहीं मिली है जिन्होंने 87 किया है। अब लोगों को दिखाना चाहिए वोट से उनको कि 87 की सजा हम देंगे आपको, हम बताएंगे जो आपने 87 किया है, जो ब्लड शेड किया है और हमारे ग्रेवयार्ड्स बड़े हैं। इसमें आप पहले तो ये बताइए कि कह रहे हैं कि 3 भी नहीं जीतेंगे 90 में। मैं शेर से इसका जवाब दूंगा। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, फिर भी दिल बहलाने को गालिब ख्याल तो अच्छा है। अब ये है कि मैं एक छोटी प्रोडिक्शन करके रखता हूं कि इनके जो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स, अच्छा एक सवाल करता हूं आपसे। आपने जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो यहाँ से पीडीपी की रैली निकली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फला फिस्टा की, आपने बीजेपी की रैली कहीं देखी है? यहाँ श्रीनगर में बीजेपी की कई रैली निकलते हुए देखी है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे सर, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। हाँ, ये शुक्रगुजारी है आपकी, क्या आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं लेकर गए, कल नॉर्मल रखा था कल आपने, वो बड़ी शुक्रगुजार हैं हम आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आप कह रहे हैं तो, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं क्या? आप जबरदस्ती करते हैं?
जबरदस्ती करते हैं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बुला के लाते हैं। खैर वो तो चलिए छोड़िए, दूसरा डिबेट है। तो मैं मीर सफीउल्लाह साहब का, जैसे इन्होंने, सफीउल्लाह साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जैसे इन्होंने बोला कि जैसे ये पासपोर्ट का जो इशू है, तो मेरे सलमान साहब भी इनका भी जवाब दो, जैसे सलमान साहब ने इनका जवाब दिया। तो अगर इनको याद होगा तो कल नरेंद्र मोदी जी ने एक तो इन 3 खानदानों की बात की, जिसके बगैर उनको, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरे ख्याल इन 3 खानदानों से वो रिश्ता भी करना चाहते हैं। वो इतना प्यार है उन्हें इन 3 खानदानों से। बहरहाल उन्होंने स्टेज पे चढ़ के बोला कि ये लोग नफरत की सियासत करते हैं और हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, यानी बीजेपी। देखिए मोहब्बत की सियासत क्या है? मोहब्बत की सियासत ये है कि ये मिलिटेंट था, मैं मिलिटेंट था, ये मिलिटेंट था, ये मिलिटेंट था, मेरे बेटे को पासपोर्ट नहीं, मैं भी नहीं था वैसे। तो बहरहाल मैं ये एग्जाम्पल दे, जो भी कोई मिलिटेंट था, तो आप ही लोग थे। आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए, आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए, बनाने वाले भी आप ही थे उनको मिलिटेंट। 70 साल का बूढ़ा और 10 साल का बच्चा 90 की दहाई में सड़क पर था और वो कह रहा था हम क्या चाहते हैं, आजादी। क्या उसमें आपके वालिद साहब नहीं हो सकते? क्या उसमें मेरे अजीज दोस्त के वालिद साहब नहीं होंगे? मैं यहाँ उस टाइम पे मुफ्ती साहब भी गवर्नमेंट में थे जब ये टर्मोइल मुझे था, ये मुझे सारा मेरी था बात सेंटर लेवल पे। नहीं, मुफ्ती साहब मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे मेरी बात प्लीज कंप्लीट करने। तो हम वहां ये देखते हैं कि देखिए मोहब्बत की, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अगर बच्चा दूध पीते पीते माँ को चक मारता है तो माँ उसका मुंह नहीं तोड़ती, माँ उसे फिर भी प्यार करके या दूसरी साइड से लेकर आती है। तो ये मैं बता दूं कि अगर मोहब्बत की सियासत है, तो अगर कोई मिलिटेंट था, अगर वो था मिलिटेंट, बेशक मानता हूं, उसके बाद उसके बेटे ने क्या गलती की है? क्या यही मोहब्बत की, क्या यही माँ का प्यार है? क्या यही मोहब्बत की सियासत है, या ये नफरत की सियासत है? ये तो बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ ये थोड़ी क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी कि मिलिटेंट बनता कैसे है। आप, मेरा बेटा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा बेटा है जिसको यूएस या जम्मू मलेशिया पढ़ने जाना है, उसको पासपोर्ट चाहिए, उसका एडमिशन तैयार है, उसका बिल्कुल कैरियर बन रहा है। चूंकि उसका बाप मिलिटेंट था, उसकी माँ मिलिटेंट थी, उसका मामा मिलिटेंट था, उसका चाचा मिलिटेंट था, उसे पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता वो सुबह को इसके खिलाफ बात नहीं करेगा? जो उसके अंदर जो गुस्सा होगा, वो गुस्सा कैसे बाहर निकालेगा? वो गुस्सा कैसे बाहर निकालेगा? तो ये मोहब्बत की सियासत, मोहब्बत की सियासत अगर कहते हैं तो ये मोहब्बत की सियासत है कि इन सबके पासपोर्ट इशू करिए आप। सही बात हाँ, है। जो मिलिटेंट्स हैं उनका बंद रखिए। यही युवा है हमारे साथ, एक जो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हनान, ये बताइए, आपने डिबेट सुना, आपको क्या लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, ये जो पासपोर्ट और जो ये वेरिफिकेशन है, जो एक ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो एक मैकेनिज्म है, क्या ये एक चुनावों का मुद्दा है इस वक्त? फरीद साहब, यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूंगा, मेरे दोस्त जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया कि 1987 में जो उनको इलेक्शन हराया गया या रिगिंग हुई शायद, तो उनने कत्ल गारत की, वो जस्टिफाई थी, वो गलती थी। वो गलती नहीं था, वो गुनाह था। मेरे देश को तबाह करना, मेरी रियासत को तबाह करना, मेरे घर को तबाह करना, वो गलती नहीं थी, वो गुनाह था। यहाँ पे शेख सलमान साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम कैसे उनको बख्श सकते हैं, जमात इस्लामी वालों को या उन लोगों को जिन्होंने तब कहा वो इलेक्शन हराम था, आज वो कह रहे हैं हलाल है। बख्शा जा रहा है, वैसे बख्शा जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो 1987 कोई गलती नहीं थी, वो जुर्म था, वो गुनाह था, वो इंसानियत के खिलाफ एक वॉर क्राइम था। आप हार गए और आपने बंदूक उठाई और अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया, अपने पंडितों को भगा दिया, आपने एक नया लॉजिक लगाया, काफिर, ये नया चीज आपने इन्वेंट किया। मेरे कश्मीर को जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, वेस्ट बंगाल जो कि देश की एक सेक्युलर रियासत मानी जाती है, वहां पे खून खराबा हुआ। लेकिन यहाँ कश्मीर में लाल चौक के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ निकला और बोला नहीं, हम नहीं बंटने देंगे मजहब के नाम पे अपने कश्मीर को। और आप कह रहे हैं वो गलती थी, वो गुनाह था, उनको फांसी होनी चाहिए जिन लोगों ने मेरे देश को तबाह किया। इस्लामी का इस वक्त इलेक्शन लड़ना, आप इसको मानते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की कमजोरी है क्या? ये बिहाइंड द स्क्रीन बस एक ही मैंडेट है कि यहाँ पे कोई सेक्युलर गवर्नमेंट ना बने और डिवीजन ऑफ वोट्स हो, ताकि एलजी गवर्नमेंट इनडेफिनिटली रूल कर ले। ये इसका असली मैंडेट है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जमात इस्लामी को जब आप देखते हैं इलेक्शन फ्रेम है यहाँ पे, आपको कहीं नहीं लगता कि जो इलेक्शन लड़ने की जो रूल्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनको चेंज होना चाहिए? क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जमात इस्लामी हिजबुल मुजाहिदीन का जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड था, जमात इस्लामी ने जो है पत्थरबाजी में भी अपना जो है रोल निभाया,
कितने कब्रिस्तान भरे, अचानक जो है उनका मूड बदलता है, वो कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो पिछले 30 साल की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, दो चीजें बताऊंगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, चाहे यहाँ के डिबेट्स में या कश्मीर से बाहर के डिबेट्स में, हम दो चीजें करते हैं और दो गलतियां करते हैं। एक तो हम बार बार माजी को उखाड़ के लाते हैं और फिर उसी में तू मैं होके एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। ठीक है, कोई भी डिबेट मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरता है जिसमें एक बंदा एटलीस्ट फ्यूचर की बात करे, प्रोग्रेस की बात। मेरा लास्ट आपका क्वेश्चन, मैं सबसे चाहता हूं कि फ्यूचर के बारे में क्या होना चाहिए अब, जिससे जो है कश्मीर वापस जो है जन्नत बन जाए। आप शुरू कर दीजिए। जी जी जी। दूसरा आपने कहा जमाते इस्लामी। अब मुझे ये बताइए, कोई अगर रिफॉर्म होता है या आपको दिखता है ये रिफॉर्मेशन की तरफ जा रहा, तो आप उसको रोकेंगे? नहीं, ये हालात जिसको कश्मीरी में आप कहते हैं ना कि अपर वाव तपर नाव, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो लाशों पे खड़े होके हुई है तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसका कोई और पैरामीटर आप तय कर लीजिए। लेकिन अगर वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब यू आर अलाउइंग देम टू कंटेस्ट, which means at that point of time your and my say does not count. It's probably a rule somewhere that they can contest. So मेरा कंटेंशन सिर्फ ये है, अगर जमाते इस्लामी जो भी पीछे हो उसको छोड़ दे, मैं पीछे को काटता नहीं हूं, जो भी पीछे हुआ, अगर वो आज नेक इरादे के साथ अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को, अपनी पैदाशी जगह को सींचना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को उनको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन इंटेंशन शुड बी करेक्ट। देयर इज वन टर्म कॉल्ड इंटेंट लीडरशिप। आजकल की लीडरशिप में क्या होता है कि आपका इंटेंशन में कुछ और है और दिखाते आप कुछ और है, करते कुछ और है। इफ दे आर गुड टू देयर दिस लैंड, दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल लैंड, व्हाई शुड वी हैव अ प्रॉब्लम? लेकिन वो करें। आप बताएं सैफुल्लाह साहब, अब मैं चाहता हूं कि आप ये बोलें कि फ्यूचर विजन क्या है आपका। मान लीजिए आप हबा कदल से इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं, आप जीत जाते हैं, हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या विजन है आपका आगे, जब आप एमएलए बनेंगे तो क्या चेंज आप लाएंगे? खासकर आप हबा कदल की बात बता दीजिए। देखिए, मैं मजलूम हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं मजलूम हूं। मैं उन जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। मैं कोई सड़क कोशे बनाने नहीं आया हुआ यहाँ। मैं अपनी उन बहनों के सर के ऊपर इज्जत का आंचल रखने आया हूं, जिनके सर से वो इज्जत का आंचल छीन लिया गया। मैं उन माओं के जख्मों पर मरहम लगाऊंगा जिनके बच्चे कब्रों के अंदर सो रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं प्राउड से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर मेरे हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, मैं उन आंखों को लौट लूंगा। वो मेरा बचपना था, आज मैं एक मैश्योर आदमी हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कश्मीर अमन का गहवारा बने। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, और जिस दिन वो आने का प्रोग्राम बनाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि पहला शख्स मोहम्मद फारूक खान होगा जो बंटवारा के अंदर या जगती के अंदर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेगा। थैंक यू। तो अब आपके पास आते हैं इसी सवाल का, आप बताइए, क्योंकि आप भी जो है बीरवा से लड़ रहे हैं। मान लीजिए अभी हमारे दर्शक जो बीरवा के यहाँ देख रहे हैं हमारा जो ये प्रोग्राम है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी, क्या विजन है, वो बताइए आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। देखिए, दो पहलू हैं आपके सवाल के जवाब के। एक बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेरी है, उसमें 121-22 गांव हैं। हर गांव की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी आइडेंटिफाइड है, उसको मैं एलिवेट करूंगा और मैंने वादा किया है जीत के बाद मैं यहीं बैठूंगा। सेक्रेटरी में मेरा काम ही नहीं है, फील्ड में काम है, पहली बात। दूसरी बात, एक फैक्टर जो पिछले 30-35 साल में हुआ है, एक चीज हुई है जिस पे किसी की नजर नहीं जाती है। जैसे इन्होंने माओ और बहनों की बात की, इन्होंने एक पहलू उसका कहा है, लेकिन हकीकत यह है, मैं बच्चों से भी कहता हूं जो मेरे साथ चलते हैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि कभी अपनी माँ से, बहन से, दादी से पूछ लेना, बेटा माँ तू खुश है क्या? वो बोलेगा नहीं। हमारे दिलो दिमाग से कश्मीरी जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं,
आप कभी पूछ के जरूरत करें साहब, आपको कहानी सामने आएगी सारी। वो तो वर्स्ट कुछ नहीं, है, उसमें कोई शक वो वर्ड सफरर्स है। वो खुश कैसे होंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सोने की माला पहनाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन खुश जब आपका कुंभा होता है। एक पश्मीना शॉल वाला गांव मुझे मिला, आर्टिजन्स बहुत है हमारे बीरू में, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं आज की तारीख में भी। जो एक्सपोर्टर है वो अपनी मलाई ले जाता है, ये बेचारा उसका स्टैंडर्ड वहीं का वहीं है। किसी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि इसका आपका डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स नथिंग मोर देन दैट, एंड आई वांट टू सी mothers, sisters, daughters, everybody happy. When you are a happy family, you are a happy mohalla, you are a happy state. जी। सलमान, आपसे ये सवाल कि डेवलपमेंट बीजेपी का एक मतलब बेसिक प्लान है कि हम सड़क, बिजली, पानी, लेकिन जो बाकी इन्होंने मुद्दे उठाए, आपको लगता है कि बीजेपी एज ए यंगस्टर, एज समवन इज रिप्रेजेंटिंग द यूथ, व्हाट इज योर विजन? आप अगर जीतते हैं, बीजेपी के यहाँ एमएलए आते हैं, आपका क्या विजन रहेगा? आप कैसे जो है लोगों की जिंदगी बेहतर करेंगे? देखिए, वही 4 पैरामीटर जो मैं हर जगह हर बार कहता हूं: नेशनल इंटीग्रिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये 4 कंटोर्स है और पैरामीटर्स है जिस पे काम करना चाहता है। डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो रूटीन का जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन का भी और सरकारों का भी। इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप डेवलपमेंट को इतना हाइप मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो ये पीडीपी और एनसी ने कोई काम नहीं किया, अब आप हमारे दौर में ये काम देख रहे हैं, तो इट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वी डूइंग, वी आर जस्ट फुलफिलिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नथिंग मोर देन दैट। बाकी ये 4 पैरामीटर्स है। सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, national integrity is a very important parameter. Have the sense of oneness, because we come from different backgrounds: Punjab, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, but we come under one banner of India. So to strengthen that is my responsibility, because I live in this state, and to make this state better place, it is my responsibility. Then we come up to the governance, accountability in the governance. You see that वो पटवारी जो एक छोटा सा मुलाजिम रेवेन्यू में होता था, 6-6, 7-7 महीने आपको एक इंतखाब, एक लैंड रेवेन्यू का वो पेपर नहीं देता था। So now you see that accountability and transparency because of the digitalization. And then it is economy. Economy के लिए जैसे अभी हम देख रहे हैं, टूरिज्म का फ्लो बहुत बढ़ गया है। This is a part of economy. अब आपकी दुकान खुले हैं, आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही है। This is economy. इसी को स्ट्रेंथन करेंगे। You want all the indicators in the green, and development will be the focus. Development is a routine. You don't make development a big hype thing. I mean, ये कोई ऐसा नहीं कर रहा है कोई गवर्नमेंट किसी भी करके। आपको आपका डेवलपमेंट तो होना ही होना है। It is just a routine, a part of government. Development cannot sustain without government, and government cannot sustain without development. Right. So it is not something extraordinary or doing out of हम डेवलपमेंट करेंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे। बहुत ऑर्डिनरी सा काम है और बहुत ऑर्डिनरी तरीके से होना भी चाहिए और होता भी आया है। राइट। तौसीफ साहब, आप बताइए, आपने सरकार की एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देते हैं कि आपकी सरकार आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं थी, बीजेपी के साथ आपको जाना पड़ा, लेकिन अगर आप के जो अभी एमएलए जो श्रीनगर के खासकर बात करते हैं, जीते हैं, आपका क्या विजन है? पीडीपी का क्या आगे का विजन है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के लिए? देखिए, 1975 से स्टार्ट करें तो 1975 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गई थी, उसके बाद नॉर्मल सी हो गई थी, उसके बाद दोबारा हम डेवलपमेंट पर आ गए थे। तो अभी ये दौर दोबारा नहीं चाहते कि 75 के बाद 20 साल निकले, 20 साल के बाद फिर हालात ख़राब। सो ये डेवलपमेंट भी होती रहेगी, साथ साथ होती रहेगी, मगर मेजर इशू जो रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि हमको परमानेंट सोल्यूशन कश्मीर इशू का चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि अगले 40 साल के बाद फिर जवान मरे दोबारा। देखिए, कश्मीर इशू जो मेजर है, हमने जैसे आपने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर का अभी आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसको कब ला रहे हैं आप? उसका कोई डेट है? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने बताया, जैसे हम वी आर नॉट इन सेंटर, आपने कभी बात की उस मुद्दे को उठाया या पिच किया? आपके पार्लियामेंटेरियन कभी गए हैं वहाँ जिन्होंने किया? रीजनल गवर्नमेंट नहीं, आपने कोई बिल लाने की कोशिश की है? हाँ, इस वक्त हम लास्ट में कंसेंसस चाहते हैं, आप अपना बताइए। देखिए, दिस इज आप जो कह रहे हैं ना, ये अगेन पॉलिटिक्स ही है। नो, इट्स फाइन। आप जो कह रहे हैं ना, आप माजी में ना जाएं, आप हिस्ट्री में ना जाएं, आप मुझे फॉरवर्ड बता दीजिए, जस्ट 30 सेकंड में बता दीजिए विजन क्या है। विजन हमारा यही है कि वी नीड अ फाइनल रेजोल्यूशन। दोबारा ये इशू नहीं उठना चाहिए। 20 साल बाद, 40 साल बाद हमारे जवान सड़क पर नहीं होने चाहिए। 40 साल बाद जेलें नहीं भरनी जानी चाहिए। कश्मीरी लोगों से तिहाड़ जेलें तक भरी हुई हैं, बिहार की जेलें तक, तमिलनाडु की जेलें तक कश्मीरियों से भरी हुई हैं। आज कहाँ कश्मीरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जेलों में? अब वो मुझे बताइए, एक जेल वैसी बताइए
जहां पर मेरा कश्मीरी बच्चा नहीं है। चलिए, थैंक यू। अब आप हनान, आप बताइए कि आपका विजन क्या है? आप भी कई जगह से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका विजन क्या है? आपका जो विजन डॉक्यूमेंट, हालांकि आपका बाहर नहीं आया, लेकिन क्या अच्छा चाहते हैं, क्या करेंगे आप अगर आप जो है जीतते हैं? एजुकेशन फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल एंड डिग्निटी फॉर ऑल। डिग्निटी फॉर ऑल। सबसे पहले जो मेरा मजदूर यहाँ पे दुकान पे बैठा हुआ है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पे दिन में ये 300 रुपए कमाता नहीं है, शाम को 200 रुपए स्मार्ट सिटी को थमा देता है। ये मिटाना है। अभी कह रहे हैं कि 2019 के बाद वो बटामालू का बस अड्डा, जहाँ पे मेरा मजदूर ड्राइवर लोग, ये ट्रांसपोर्टर लोग कमाते थे, उसको तबाह कर दिया गया, वीरान किया गया। वो वापस लाना है। जो छापरी फरोश यहाँ बैठा है, उसकी कमाई नहीं हो रही है, उसकी कमाई और आमदनी कैसे बढ़े, ये हमारा विजन है। दूसरा विजन ये है कि जो बच्चा गुमराह हो रहा है, कोई माँ बेवा ना हो जाए, कोई बहन बेआसरा ना हो जाए, ये एक विजन है। और तीसरा विजन, जब हमने डिग्निटी की बात की, डिग्निटी की बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब मेरा लीडर, मेरा फौजी भाई, मेरा पुलिस वाला भाई यहाँ से चले तो प्रोटोकॉल के नाम पे मुझे सताया ना जाए, ये डिग्निटी से गर्ज है। तो ये है सीपीएम का विजन, ये है एक बड़े डाइवर्स ओपिनियन, लेकिन कश्मीर है तो ऐसे ओपिनियन आपको मिलेंगे जहां प्योर पॉलिटिक्स यहाँ कभी नहीं होता है। मतलब जैसे देश के बाकी हिस्सों में आपको ज्यादातर डेवलपमेंटल इश्यूज मिलेंगे या जो लोगों के साथ जुड़े इशू हैं, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो इसकी तारीख है, जो एक इतिहास रहा है, टर्मोइल रहा है, अनरेस्ट रहा है, बाउट्स ऑफ टर्मोइल रहे हैं, और वही क्रॉस सेक्शन हमने देखा, वही ओपिनियन मिला जहां सिर्फ प्योरली सड़क, बिजली, पानी की यहाँ बात नहीं रहती। यहाँ जो है लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने की बात आ जाती है। यहाँ जो लोग, बच्चे जेलों में हैं कुछ, उनको छुड़ाने की बात आती है, और एक जो है पीरियड ऑफ जो है प्रॉस्पेरिटी रहे, पीस रहे, उसकी बात आती है। लेकिन एक बात पे सब मुतफिक रहेंगे कि अब जो है खून खराबा आगे जम्मू कश्मीर का जो है नसीब नहीं बनना चाहिए। ऑलरेडी जो है काफी खून बह चुका है, काफी बर्बादी हो चुकी है। अब जो है यहाँ का युवा जो है बेहतरी चाहता है, जॉब चाहता है, अच्छी लाइफ चाहता है, डिग्निटी वाली लाइफ चाहता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अब आगे बढ़ना होगा। जो जीतेगा यही चीजें आगे ले जानी होंगी, क्योंकि युवा अब जान चुका है कि जो एक पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट है वो बंद होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। और जो 30 साल से जिसकी वजह से कश्मीर जो है इस हालात में पहुंचा था, जम्मू कश्मीर, वो जो है अब यहाँ का युवा उस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये एक खास एपिसोड जेहलम के बैंक से, जहां हमारे पीछे कुछ लोग इस वक्त जो है मछली पकड़ रहे हैं। वहीं अगर आप सियासत की बात करें तो काफी माहौल गर्म है। इंजीनियर रशीद आ चुके हैं मैदान में, उनकी वजह से और खलबली हो गई है। और उसके साथ साथ अगर आप एक पीसफुल जो एक बिल्डअप था इस इलेक्शन का, पहली बार हमें देखने को मिला है कि कोई बंदूक का साया नहीं है, कोई बायकॉट कॉल नहीं है, चाहे कैंडिडेट हो चाहे वोटर हो, एक एंथुजियास्टिक वाइब्रेंट तरीके में जो है ये जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन जैसे आपने सुना, मुद्दे बड़े साफ हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक चीज, एक मीटिंग ग्राउंड कि अब अमन रहना चाहिए, और जो भी सरकार आके बनाए अमन को बढ़ाए, और खासकर जो लोगों की बेरोजगारी है, जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, उनका जो है उस डायरेक्शन में जो है अच्छा काम करे। तो एक खास एपिसोड से, जो कि आज तक चौपाल का जेहलम बैंक से जो है आपसे विदा लेते हैं, और बहुत जल्द एक नए एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर होंगे।